यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा हमारी आज की क्लास का जो डिस्कशन है वो है बेटा हमारा यूनिट नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4 हम लोग बेटा आज कर रहे हैं, जिसमें बेटा हम डिस्कशन करेंगे आज इन्वेस्टमेंट का। बेटा इससे पहले मैंने कंजम्पशन टॉपिक था वो करवा दिया है, डिमांड फॉर मनी वो करवा दिया है। ठीक है बेटा, अब ये हम इन्वेस्टमेंट आज डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट की जो नोट्स हैं, एक तो ये नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगी आपके पोर्टल पर, और इसका एक नोट्स एक हैंडआउट और है बेटा, वो भी आपके लिए बेटा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। बेटा बेसिकली इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट, उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, जो बाकी इससे जो रिलेटेड दूसरा वाला है वो आप बेटा रीड करिएगा, और इसको भी बेटा आप रीड करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा हम लोग पढ़ना। देखिए बेटा, हम आज इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। देखो बेटा होता है क्या है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का बेटा हमारे इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट पड़ता है। देखो कैसे कैसे, अब देखो समझना। अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारा फर्म है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लग गया है, तो जो उसका इफेक्ट है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक पर, वो डिपेंड करेगा बेटा इस बात पे कि वो जो फर्म है क्या उसने अपनी कैपिटल बोरिंग से ली है या इक्विटी से ली है। यानी बेसिकली बेटा फर्म होती है, ये मैटर करता है कि फर्म अपनी जो भी कैपिटल जनरेट कर रहा है वो कहां से ले रहा है। फर्म का जो कैपिटल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इधर बोरिंग्स और फ्रॉम इक्विटी। देखो बेटा दोनों ही चीजों का जो इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है, दोनों ही चीजों का जो डिस्कशन है बेटा वो डिफरेंट लेवल पर होता है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब देखो समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा इनकम टैक्स का, जैसे हम अपना फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हैज नो इफेक्ट ऑन डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हम ये कहते हैं कि हमारी अगर अगर चीज की प्रेजेंस है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फर्म विल वांट टू इक्वेट आफ्टर टैक्स वैल्यू ऑफ एमपीके। एमपीके मीनिंग समझते हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यानी हमारी आउटपुट में क्या क्या, हमारी प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है कि हम अपनी बिजनेस में, हम अपनी फर्म में कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। तो बेटा देखो समझना, अगर हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात करते हैं तो फर्म जो होती है वो ये चाहती है, फर्म विल वांट टू इक्वेट आफ्टर टैक्स वैल्यू ऑफ एमपीके। एमपीके की जो वैल्यू है वो आफ्टर टैक्स वैल्यू निकाले, एंड उसके बाद उसको रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वेट करे। किस चीज के लिए? जब बेटा ये चेक किया जाएगा कि व्हाट इज द बेसिकली मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट। देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी रेंट दिया जाता है वो प्राइस इनटू एमपी के ऐसे इक्वेट करके दिया जाता है। दैट आपको पता होगा बेटा ट्रेडिशनल थ्योरी में। तो पॉइंट ये कि ये जो प्रोडक्टिविटी हम ये कर रहे हैं, अब देखो इस चीज से समझना, हम ये चाहते हैं कि टैक्स वैल्यू ऑफ एमपी के, अब देखो ये एमपी के उसकी टैक्स वैल्यू है जस्ट आफ्टर टैक्स वैल्यू ऑफ एमपी के। एमपीके की आफ्टर टैक्स वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग बेटा एक रेंटल अमाउंट निकाल पाए। ठीक है, इस चीज की बात यहाँ पे करिए इन्होंने इधर। मैं बेटा एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। वो ये कह रहे हैं इधर बेटा, वो ये कह रहे हैं कि जो एमपीके है उसकी आफ्टर टैक्स वैल्यू निकालते हैं और उसे इक्वेट करते हैं रेंट के, और वो भी आफ्टर टैक्स वैल्यू होती है। ठीक है, बस वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारा मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। यानी जो हमने एक्स्ट्रा कैपिटल चेंज करी है, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है उसको यूज करने के कॉस्ट के, मार्जिनल कॉस्ट के। इस चीज को इंश्योर करने के लिए बात की गई है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो हमेशा फर्म की इनकम से, मतलब समझना, आर डिडक्टेड फ्रॉम फर्म्स इनकम, फर्म की इनकम में से डिडक्ट हो जाता है बिफोर इट्स टैक्स आर कैलकुलेटेड।
जब फर्म का टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है तो इंटरेस्ट पेमेंट पहले ही डिडक्ट हो जाता है, जो भी हमने अमाउंट लिया है। ठीक है बेटा। नाउ अब हम बात करते हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी। बेटा देखो ऊपर वाला कंसेप्ट क्या था, जब हमारी इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग बाय द टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब हो गया बोरोइंग्स, है ना बेटा। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, ये बेटा हमारा इक्विटी पर। देन डिविडेंड्स पेड टू इक्विटी, ऑब्वियस बात है जैसे बोरिंग्स में इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, वैसी डिविडेंड के केस में बेटा हम डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी होल्डर आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम फर्म्स इनकम फॉर टैक्स पर्पस। अब देखो समझना, वही कहते हैं कि जो अगर हमारी मान लो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से फाइनेंस की जा रही है तो जो हमारा डिविडेंड है जो इक्विटी को पे करेंगे वो डिडक्ट नहीं होगा फर्म्स की इनकम में से फॉर द टैक्स पर्पस। जैसे कि पहले पहले टैक्स पर्पस की वजह से टैक्स कैलकुलेशन की वजह से हम इंटरेस्ट पेमेंट को फर्म की इनकम से डिडक्ट करते थे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, मतलब पहले डिडक्ट करते थे उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करते थे। पर यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्ट नहीं करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड अमाउंट इक्वेट मतलब उसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेंड्स टू राइज विद कॉर्पोरेट टैक्स रेट। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। कब? जब आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना ध्यान से। अब देखो समझना, अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जैसे हम ही कहते हैं कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, तो दो बातें देखो समझना, अगर इक्विटी है तो के स्टार कम होगा और डेप्थ में के कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, इक्विटी है तो के स्टार कम होगा और डेप्थ में कैपिटल इन्वॉल्वमेंट वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज जरा ध्यान रखना यहाँ पर। नाउ अब हम बेटा यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बेटा मैं टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज टॉबिन्स क्यू, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट। दो चीजों पे बेटा ध्यान देना। टॉबिन्स क्यू की थ्योरी बेसिकली बेस्ड है बेटा दो चीजों पर, एक तो स्टॉक मार्केट पर और एक इन्वेस्टमेंट मार्केट पर। ठीक है बेटा। नाउ अब ऐसे समझना चीजों को बेटा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि टॉबिन्स क्यू जो होता है बेटा वो रिलेट कर, अच्छा टॉबिन्स क्यू क्या होता है? टॉबिन्स क्यू बेटा बेसिकली फॉर्मूला है और टॉबिन्स क्यू इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी यूज करने को मिलती है। जैसे कि हम ये आपको याद है हमने अपने लास्ट क्लास में जस्ट टॉबिन्स क्यू का डिमांड फॉर मनी में, जब हम अपने डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे थे तो हम ट्रांसैक्शन टॉबिन्स फॉर्मूला यूज कर रहे थे, हमने बॉमन फॉर्मूला भी यूज किया था, टॉबिन फॉर्मूला भी। तो बेसिकली जैसे हमने डिमांड फॉर मनी में टॉबिन्स को यूज किया वैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट थ्योरी में भी टॉबिन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या है यू? टॉबिन्स क्यू रिलेट्स स्टॉक मार्केट चेंजेस टू इन्वेस्टमेंट and it is ratio of market value of installed capital and replacement cost of installed capital। देखो समझो, टॉबिन्स की वो जो फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, यानी जो हमने कैपिटल इंस्टॉल कर दी उसकी मार्केट वैल्यू विच इज डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, जो भी हमने कैपिटल को इंस्टॉल किया है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब देखो बेटा या तो वो एक से ज्यादा हो सकती है या वो एक से कम हो सकती है, दोनों चीजें एक ही बात है। ठीक है बेटा, मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात है। अब अगर मान के चलो अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा है, मान लो ये वैल्यू इज मोर देन 1, इट मीन दैट इसका मतलब बेटा ये होगा कि जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल कॉस्ट से ज्यादा है और इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉफिट होगा, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी बूस्ट पड़ जाएगी। यानी सोचो मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल इज मोर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, इसका मतलब हो जाएगा बेटा हमारी जो मार्केट वैल्यू है कैपिटल कॉस्ट से ज्यादा है ना। अब सोचो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल, आपको पता है इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आप डेप्रिसिएशन कह सकते हो, और ये मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल ये वो है जो उसको बेनिफिट दे रही है। सोचो एक कॉस्ट है जिसकी डेप्रिसिएशन ये लगेगी
और मार्केट वैल्यू जस्ट कुछ भी होगी, ठीक है। अब अगर बेनिफिट डेप्रिसिएशन से ज्यादा होगा तो इकोनॉमी का मतलब होगा कि इकोनॉमी प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टमेंट करने में, और हमारी इकोनॉमी बूम्स पर जा रही है, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, जैसे मैंने ये बताया कि भाई ये रेशियो अगर एक से ज्यादा है तो ये आउटकम आता है। अगर यही रेशियो अगर उल्टा हो जाता है, मान लो ये चीज अगर लेस देन 1 हो जाती है, तो इसका मतलब होगा ये जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल कॉस्ट से ज्यादा है। यानी अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा है या फिर कोई भी कॉस्ट कैपिटल भी ज्यादा है एज कम्पेयर उसकी मार्केट वैल्यू से। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल में दिया है आपको ये, आपको मेन वर्ड तो इन्हीं को लिखना है कि किसी भी इंस्टॉल्ड कैपिटल को रिप्लेसमेंट, अब देखो आप बोलते हो रिप्लेसमेंट करने की कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल। जैसे कि होती है ना, हमने कोई मशीन रखी थी, उसे उठा के कहीं दूसरी से रिप्लेस कर दिया, तो उसको यहाँ से वहां उठाने में जो मजदूरी की कॉस्ट लगी, ठीक है, एक तो ये हो गया। और लेकिन उससे जो उस कॉस्ट को फेस करने के बाद जो हमने उसकी मार्केट वैल्यू निकाली वो एक अलग होगी। तो अगर वो लेस देन 1 हो गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी, गलत लिखा हुआ बेटा ये, हमारी इकोनॉमी रेसेशन में आ जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, नाउ ये स्टेटमेंट है जो मैंने अभी भी जस्ट आपको बताई है, ये वाली स्टेटमेंट दोनों को दोनों, ठीक है बेटा। नाउ अब यहाँ पे छोटा सा एक नोट बनाइएगा मेरे साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा इधर चीजों पर, दैट इज क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि जो बैंक्स होती है, बैंक्स की बैलेंस शीट होती है, उनके लिए एक सेफ गार्ड होता है क्रेडिट रेशनिंग। यानी जो वो उधार दे रहे हैं तो उसको भी उन्होंने रेशनिंग कर दी। रेशनिंग का मतलब हो जाता है कि एक लिमिट सेट कर देना, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो क्रेडिट रेशनिंग अकर्स मतलब क्यों आई? क्रेडिट रेशनिंग अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स कैन नॉट बोरो इवन व्हेन दे आर विलिंग टू डू सो एट एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट। यानी जब जब कोई भी इंडिविजुअल मतलब बोरो करना चाहता है, मतलब अभी कह सकते हो कैन नॉट बोरो इवन व्हेन दे आर विलिंग टू डू सो एट एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट, और इंडिविजुअल्स बोरो नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इट अराइजेस मेनली ड्यू टू रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज देयर आर सम गुड बोरोवर एज वेल एज बैड बोरोवर इन मार्केट एंड बैंक्स कैन नॉट सेपरेट देम। एज अ रिजल्ट बैंक्स keep an upper limit on borrowing but such restriction adversely affect investment। इसका मीनिंग समझ लो बेटा। देखो इसका मतलब ये हो जाता है कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी एजेंट्स होते हैं, वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मान के चलो बोरो नहीं करना चाहते, ठीक है। ठीक है, मान के चलो इंडिविजुअल्स बोरो नहीं करना चाहते किसी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट पर, और वो बेसिकली जो है बोरो कर रहे हैं। तो देखो ऐसा होगा कि बैंक को ऐसे बोरोवर्स में दिक्कत होगी जब बेटा बैंक्स दो टाइप के बोरोवर्स को जो है जज करने में डिफिकल्टी फेस करता है। एक वो बोरोवर जो अच्छा बोरोवर है, अच्छा का मतलब जो टाइम होने पर अपने पैसे रिटर्न कर देगा जो उन्होंने बैंक से लिए थे। एक वो बोरोवर जो बैड बोरोवर्स होते हैं जो पैसे लेके भाग जाएंगे। तो बेटा बैंक्स को बेसिकली ऐसे बोरोवर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। बैंक दोनों को सेपरेट नहीं जज कर सकती। इस वजह से बैंक का बेटा रिस्क बढ़ जाता है, और इस वजह से बैंक क्या करता है, बैंक एक बोरोइंग की एक अपर लिमिट सेट कर देता है, जिससे कि क्या दिक्कत आ जाती है कि लोग जो है, अब अच्छे लोग भी हों वो बुरे लोग भी हों, दोनों लोग एक लिमिट के बाद में बोरोइंग्स नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि अगर कोई अच्छा बोरोवर है तो वो ज्यादा पैसे बैंक से नहीं बोरो कर सकता, और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर जो डिपेंड होता है उसका बिजनेस वो खराब हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट से थोड़ा सा वैसा है, मतलब मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए और टेक्निकल वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए थे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, बट अपनी फर्दर क्लासेस में मैं इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा। हम लोग यहाँ पर देखिए, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेटा, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में
इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जी हमारा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, मतलब फर्स्ट पार्ट ही है, फर्स्ट पार्ट है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड है जी हमारा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड है जी हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट था ये बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट था एक तो बेटा हमारा था कॉर्पोरेट टैक्स वाला, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वाला, और जिसमें बेटा हमने टॉबिन्स क्यू की बात की है, एक ही इंपॉर्टेंट था। अब हमारा ये स्टार्ट करना हम लोग बेटा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। जरा ध्यान से समझना, देखो बेटा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली एक तरीके से होता है कि जब कोई भी सिंगल फैमिली या फिर मल्टीपल फैमिली स्टॉक्स की, ठीक है, कि डवेलिंग्स हो, तो हाउसिंग जो होता है बेटा वो एक तरीके से डिस्टिंग्विश्ड होता है एज एन एसेट और लंबे समय के लिए। और बहुत सारे गिवन पॉइंट पर हम लोग ये मान के चलते कि हमारे पास जो गिवन स्टॉक ऑफ हाउस होता है वो उसका जो बेसिकली बेटा प्राइस डिटरमाइंड होता है डिमांड फॉर हाउस से, ठीक है। जस्ट एग्जांपल हम लोग मान के चल रहे हैं इधर। अब यहाँ पे जस्ट छोटा सा एक डायग्राम समझना है, यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग। पॉइंट क्या है बेटा इधर कि हमारी इकोनॉमी में जो भी हाउसेज होते हैं, ठीक है, हाउसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हो जाता है बेटा एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, एक ऐसी जगह पैसा लगाना जहाँ पे हमें रहना है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली रहने वाली बात आ जाती है यहाँ पे हाउसेज से रिलेटेड हाउसिंग। अब यहाँ पे बात होती है बेटा या तो मल्टी फैमिली डिवेलिंग्स होते हैं या फिर सिंगल फैमिली डिवेलिंग्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो हाउसिंग है अब वो एक तरह की एसेट की तरह से हम लोग मानते हैं लंबे समय के लिए, मतलब एक लाइफ टाइम लॉन्ग लाइफ के लिए। तो किसी भी स्टॉक ऑफ टाइम पर जो उसका प्राइस होता है वो बेटा डिटरमाइंड होता है बाय उस हाउसेस की डिमांड पर। जैसे बेटा एग्जांपल है रूरल एरियाज में जो घर होते हैं वो सस्ते होते हैं, अर्बन एरिया में बेटा घर महंगे होते हैं, और थोड़ा पॉश इलाके में जाओ तो घर और ज्यादा महंगे होने लग जाते हैं। इसका बेटा कंप्लीटली मैटर यही होता है कि उनकी उन एरियाज में डिमांड क्या है, उसके बाद उनकी सप्लाई क्या है वहां पे, ठीक है बेटा। तो बेटा डायग्राम देखना है यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग, देखिए बेटा ध्यान से मैं डायग्राम बना रहा हूँ इधर। और ये बेटा ये पीडीएफ आपको विद डायग्राम ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है, डोंट वेरी। सो यहाँ पे मान लो प्राइस ऑफ हाउस और यहाँ मान लो क्वांटिटी ऑफ हाउस, सिमिलरली प्राइस ऑफ हाउस एंड क्वांटिटी ऑफ हाउस। अच्छा अगर अगर हम ऐसा मान लो अगर हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ हाउसेस वर्टिकल है, मतलब हाउस की सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है जी, सप्लाई ऑफ हाउसेस कांस्टेंट है, उससे मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। और डिमांड फॉर हाउस ये है हमारे सामने, डिमांड फॉर हाउस, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इधर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, दैट इज P1 एंड QH ऑफ 1, ठीक है। और अगर किसी भी रीजन से हमारी, अब तो कोई इधर से चीजें समझना, सप्लाई कांस्टेंट थी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ये प्राइस हो गया। अब इकोनॉमी में बाय चांस सप्लाई वो डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़नी जस्ट स्टार्ट हो गई। तो अब बेटा अब ये प्रॉफिटेबल होगा टू टू कंस्ट्रक्ट मोर हाउसेस, क्योंकि जब डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली बेटा प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो लॉजिकल सोचना, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ये चीजें थी तो एक इस वाली क्वांटिटी पर हमारी ऐसे जस्ट ऐसे मान के चलना, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, एक सिंपल एक पॉइंट हो गया दैट इज
देखो ये तो बेटा कंस्ट्रक्शन थी, ये जो मैंने वर्टिकल बनाई है ना, दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। लेकिन जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा तो फिर हाउस की कंस्ट्रक्शन बढ़ने लग जाएगी, यानी हाउसेस की अगर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो हाउसेस की बेसिकली प्राइसेस अगर ज्यादा मिलेंगे तो हाउसेस की बेटा सप्लाई भी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी जो पहले सप्लाई ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट था, अब वो बेटा अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई ऑफ हाउसेस अपवर्ड स्लोपिंग पे हो जाएगा। ठीक है, यानी इट इज प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ठीक है, इफ मोर हाउसेस एज एन एसेट विल मोर प्रॉफिटेबल, जितना ज्यादा हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे उतना ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को क्लियरली? ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इधर, क्या है बेटा, कहते हैं व्हेन डिमांड फॉर हाउस इंक्रीज देन विद गिवन स्टॉक ऑफ हाउस प्राइस ऑफ हाउस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा है। इट मींस दैट कंस्ट्रक्टिंग मोर हाउस बिकम्स प्रॉफिटेबल, नो डाउट प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा होगा जितना ज्यादा हाउसेस बनेंगे। एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग सेक्टर एंड सप्लाई ऑफ हाउस विल इंक्रीज। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहते हैं द एडिशन टू स्टॉक ऑफ हाउस विल बी रेफर्ड एज रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ यहाँ बेटा थोड़ा सा एग्जांपल दिया हमने इधर कंसेप्ट समझाते हुए। पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। जो हमने कहा था डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा, तो उसकी शिफ्टिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। देखो ज्यादा वेल्दी पर्सन पे डिपेंड करती है, और रियल रिटर्न ऑन अदर एसेट्स पर भी डिपेंड करती है। मतलब मैंने कहीं और पैसा लगा रखे उससे जो रिटर्न मिल रहा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नेट रियल रिटर्न फ्रॉम परचेजिंग अ हाउस। अगर हाउस को अभी परचेज करना, नेट रियल रिटर्न को ज्यादा मतलब ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा अभी हाउस परचेज करना, तो वो भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिमांड को शिफ्ट करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं हम लोग जो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो बेटा अफेक्टेड होती है गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से। ये भी ध्यान रखना, जो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बेटा अफेक्ट होती है। अब कैसे अफेक्ट होती है वो मैं आपको जस्ट बताता हूँ यहाँ पे। देखो अब आप ऐसा समझना, जस्ट यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको। क्यों कहते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी का सिग्निफिकेंट अफेक्ट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन, अच्छा उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बिकॉज डिमांड फॉर हाउसेज इज सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब डिमांड फॉर हाउसेज जो है उस वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी अगर हल्की सी भी डिमांड अफेक्ट होती है, अब सोचो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, या वो बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? द मंथली रिपेमेंट ऑफ बोरोवर इंक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस and thereby it increases cost of borrowing, as a result there will be less investment। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा, रेंट बढ़ा, और रेंट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट की सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर इकोनॉमी में कम इन्वेस्टमेंट जाएगी। ठीक है बेटा, यानी वो डायग्राम यहाँ पे ऐसा बनेगा, मैं बना देता हूँ आपके लिए इधर ये डायग्राम बेटा। वो बेसिकली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इन्वेस्टमेंट डिमांड तो इस टाइप का है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट सप्लाई हमारा हमने फिलहाल के लिए कांस्टेंट माना था। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने ये चीज एक्सप्लेन करी है इधर। गॉट इट नाउ? अच्छा अभी जैसे अभी मैंने बोला था कि दो पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया ऊपर, ठीक है, इधर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया।
अब अगर मैं हम लोग यहाँ पे बेटा फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं इधर, तो जरा समझिएगा। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी कैन आल्सो इन्फ्लुएंस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय इट्स फेवरेबल टैक्स, भाई अपने फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट से। जो हमारी फिजिकल गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी है वो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर देती है अपने फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट से। कैसे बेटा? बेसिकली माना जाता है कि जो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टैक्स फेवर्ड होती है, इसलिए वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है इकोनॉमी के अंदर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, जिसकी वजह से वो कोई भी अगर टैक्स पॉलिसी लगाती है तो वो इसके फेवर में होती है, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं ये पॉजिटिवली रिलेटेड है विद गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, ठीक है बेटा। वहीं अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वो इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पे टॉबिन्स क्यू का फॉर्मूला हमने लगाया, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस अपॉन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ हाउस, ठीक है। तो जस्ट ये वही एग्जांपल हमने लिया था कि अगर देखो मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस हमारी मान लो 15 लाख रुपए की है, और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ हाउस है यानी कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग हाउस, वो मान लो बेटा 10 लाख रुपए की, तो हमारा टॉबिन्स क्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज बेसिकली प्रॉफिटेबल टू कंस्ट्रक्ट मोर हाउसेस, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमी बूम पर जाएगी। तो ये टॉबिन्स क्यू का कंसेप्ट है जो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब बेटा जो इसमें मैं अगला टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जरा ये समझ लो बेटा क्या है। देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है, टाइम के साथ साथ जो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री जो चेंज होता है, ठीक है, या इसमें या तो ऐड होता है चेंज होता है, उसे हम कहते हैं बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो समझना, इन्वेंट्री कुड बी ऑफ, देखो या तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस गुड्स होते हैं, या फिर सेमी फाइनेंस गुड्स हो सकते हैं। इन्वेंट्री कुछ भी हो सकता है। और जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली एंटिसिपेटेड है, एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट है होगी, या फिर अनएंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेंट्री होगी। दो तरह की इन्वेंट्री होती है, एक एंटिसिपेटेड और एक अनएंटिसिपेटेड। तो ये दोनों तरह की हो सकती है। अब देखो इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि इकोनॉमी में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो अमाउंट होता है जो हमारा प्रोड्यूस होके मार्केट में जाता है ना। मैंने मान के चलो 100 इकोनॉमी की डिमांड थी, और 100 हमने क्या करा, हमने 150 बनाया, प्रोड्यूस किया, सप्लाई करा, ठीक है। तो जो हमने ये सप्लाई किया 50 एक्स्ट्रा किया है, तो इसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री, जो बेसिकली अनप्लान्ड होगी। गॉट इट? तो इसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बेटा बेसिकली यहाँ पे अनप्लान्ड होगी बट इन्वेंट्री होगी, ठीक है। जस्ट बेसिकली हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाता है वाई माइनस का एडी, मतलब टोटल सप्लाई माइनस का टोटल डिमांड। अब वो कहते हैं, देखो स्टेटमेंट समझना, देयर विल बी अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री इफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, अगर आउटपुट इफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, अगर आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म की साइड से, ठीक है, जो भी फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री, यानी अनप्लान्ड, ठीक है, ठीक है बेटा, अनप्लान्ड। दूसरा, हाउएवर देयर कुड बी एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बिकॉज फर्म्स होल्ड इन्वेंट्री फॉर डिफरेंट रीजंस। कौन कौन सा? सेलर्स होल्ड इन्वेंट्री टू मीट फ्यूचर डिमांड। अब देखो समझना, अगर हमने अपनी इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा करी है, डिमांड कम करा है, तो हमारी अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव है, यानी हमारी सप्लाई सही है, तो उसे बोलेंगे हम अनएंटिसिपेटेड इन्वेंट्री। बट जो एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री होती है वो बेटा कब होती है? जब इकोनॉमी में डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन हम सप्लाई कम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास बना हुआ नहीं है, हम बेसिकली उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब क्यों स्टोर करते हैं? या तो फ्यूचर डिमांड के लिए करते हैं, क्योंकि गुड्स जो होंगे इमीडिएटली मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे। इन्वेंटरीज आर होल्ड बिकॉज इट इज लेस कॉस्टली फॉर फर्म टू ऑर्डर गुड्स लेस frequently in large quantities as compared to ordering small
क्वांटिटीज मोर फ्रीक्वेंटली। यानी देखो समझना, एंटिसिपेटेड इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं इन पर्पस से। और प्रोड्यूसर्स में होल्ड इन्वेंट्री सो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस स्मूथली। मान लो मैंने कुछ इन्वेंट्री 100 की इन्वेंट्री एक्स्ट्रा रख के चली हुई है, डिमांड जी हमारे पास में 200 की, तो मैं क्या करूंगा जी 100 बना हुआ 100 को प्रोड्यूस करूंगा, जितने 100 बिकेगा ठीक है तब तक ये 100 मार्केट में और ऐड होकर 200 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज जरा ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट है समझने के लिए आपके लिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज एस्केलेटर मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो समझना जी यहाँ से एस्केलेटर मॉडल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा ये जो मॉडल है ये एज्यूम करता है कि जो फर्म इन्वेंट्री होल्ड करती है वो प्रोपोर्शनल टू आउटपुट होती है यानी सेल्स के। ठीक है, यानी एन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू बीटा टू वाई, बीटा इनटू वाई। इन्वेंट्री डिपेंड्स ऑन सेल, सेल यहाँ पे आउटपुट है मतलब वाई है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये दो रीजन से होती है ये अजम्पशन। क्या, एक तो होता है जी जब आउटपुट हमारा ज्यादा होता है फर्म्स के, बेसिकली व्हेन आउटपुट इज मोर देन फर्म्स रिक्वायर्ड मोर। अगर आउटपुट हमारा ज्यादा होता है तो फर्म ज्यादा रॉ मटेरियल रिक्वायर करती है। और दूसरा व्हेन आउटपुट इज मोर देन देयर विल बी मोर वर्कर इन प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये देन है ये ई है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, मेरे को रीड करने में दिक्कत हुई, ई अब सही रहेगा आपके लिए। व्हेन आउटपुट इज मोर, जब आउटपुट ज्यादा होगा, देन फर्म्स रिक्वायर मोर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की डिमांड बेसिकली ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली जब आउटपुट ज्यादा होगा तो देयर विल बी मोर वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फाइनिश्ड गुड। ठीक है, therefore it would is therefore it there is change in output and there will be change in inventory and that change in inventory will be called inventory investment। अब सोचो कि हमारा ये इन्वेंट्री में चेंज आया और हमारा क्योंकि हमारा आउटपुट में चेंज आया था, अगर आप इसके स्लोप को निकालें तो बीटा का स्लोप होगा, इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कितना हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें पैसा चाहिए कि हम वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें, और वो इन मल्टीपल रीजंस की वजह से, ये ऊपर वाले रीजन, इन मल्टीपल रीजंस की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्मूथली वर्क करवा सकें। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट कंसेप्ट था हमारे सामने इस टॉपिक का। तो आज के क्लास में बेटा हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, अब ओके बेटा, हमारा यहाँ पे कंसेप्ट वाला हो गया। तो अब मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि यूनिट नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, एक तो है बेटा आपका कंजम्पशन थ्योरी। कंजम्पशन की बेटा एक क्लास हमने ले ली, जिसके देखो बेटा ये देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है कंजम्पशन थ्योरी वाला। एक तो बेटा हमारा इंटर टेम्पोरल वाला कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट था, मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा बेटा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, और कंजम्पशन वाला पॉइंट एंड बेटा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो समझना। ये हमारी क्लास हो गई, ये हो गई, ये हो गई। मेरा जस्ट सजेशन रहेगा कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इसके नोट्स आपको पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, हो जाएंगे। अब बेटा इसको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, और इसका थ्योरी कंसेप्ट ही आना है एग्जाम में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां दिक्कत होनी थी वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और नोट्स जो है वो साथ साथ अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी वाला कंसेप्ट है, और जैसा आपका एग्जाम आना है, जिस तरीके से आपका एग्जाम होना है, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम करोगे, जैसे आएगा, आप बेटा उसको उसी तरह हैंडल करो। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये कंसेप्ट जहाँ पे न्यूमेरिकल व्यूज थे और जहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन थी वो मैंने थोड़ी सी डिस्कस आपसे कर ली। इनमें थ्योरी वाला कंसेप्ट बेटा इसको रीड कर लेना, बढ़िया आएगा 100% पेपर में। यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 4 में एक और है डिमांड फॉर मनी। ये हमने इसकी क्लास डिस्कस करी है, जिसके अंदर बेटा मैंने आप लोगों से इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं इसमें। ठीक है, तो आप उसको बेटा एक बार देख लीजिएगा।
इसके नोट्स पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टॉबिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा आपको अपने एंड पे इसको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ, बाकी मेरे जो है डाउट सेशन स्टार्ट होंगे, कोई दिक्कत आएगी तो बेटा मुझे बताएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।